हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रकाश चैप्टर का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन? अपवर्तन हमने परावर्तन, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या था, पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराई, फिर वापस उसी दिशा में लौट गई उसी एंगल से, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश की किसी सतह से टकरा करके लौटे ना, वापस सतह को पार करके आगे निकल जाए, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब एक माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा, पानी, कांच, कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। हवा से कांच में जाए, हवा से पानी में जाए, हवा से मतलब कहीं भी माध्यम चेंज हो, तो क्या होगा कि प्रकाश जब जिस माध्यम से जाएगी उससे थोड़ा मुड़ जाएगी, या तो सीधी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो, ये कोई सतह है, कोई ये माध्यम है, पहला माध्यम, ठीक। ये कोई माध्यम एक है, माध्यम दो ये है। तो जब प्रकाश की किरणें कोई आई, ये बीच में अभिलंब, हमने काल्पनिक रेखा मानते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं, ये आई, इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रकाश के माध्यम के कारण, अलग अलग माध्यम के कारण, ये प्रकाश से थोड़ा देखो इधर मुड़ के आ गई, अभिलंब की ओर झुक गई। तो इसे क्या कहा? प्रकाश का अपवर्तन। या तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब के दूर जाएगी। ये कंडीशन कैसे कैसे डिपेंड करती है, देखो पहले नोट देखो। माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि माध्यम में प्रकाश की किरणों के झुकाव को या प्रकाश किरणों को बाहर जाने को अभिलंब से क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। अब देखो, कब कब प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर आएंगी, कब अभिलंब से दूर जाएगी, ये कंडीशन देखो। क्या कंडीशन है कि माध्यम में प्रकाश की किरणों का, जब प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी गति कम तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाहिर सी बात है, आप ही सोचो कि जब सघन माध्यम, विरल माध्यम से, विरल माध्यम मतलब एकदम फैला हुआ, उसमें सघनता नहीं है, और सघन मतलब एकदम ठोस टाइप, ज़्यादा उससे मजबूत ठोस होगा, तो कोई भी किरण जाएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी। ऑलरेडी समझ में एकदम आता है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो गति कम हो जाएगी। दूसरी बात, अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको कैसे? देखो, इसी में कंफ्यूजन होता है। सारे क्वेश्चन इस पूछते हैं कि कब, जब विरल माध्यम से सघन में आती है तो क्या होता है। तो देखिए, एक इसे कोई ट्रिक देखो कि जब उसकी गति क्या होती है, सघन की ओर गई, इसको हम क्या मानेंगे कि विरल को हम यहाँ मान लेते हैं माता, और सघन को पिता मान लेते हैं। इससे क्या होगा? देखो, विरल मतलब माता क्या होती है? थोड़ा कम कठोर होती है, मुलायम होती है। माता का जो हृदय होता है मुलायम होता है, कठोर नहीं होता, और पिता का कठोर होता है। तो ये समझ लो, विरल मतलब कोई भी बच्चा, विरल माने माता से पिता की ओर जाएगा, माता से पिता की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। पिता की ओर जाता है तो खुद को झुका लेता है, और माता की ओर एकदम तैनात होकर चलता है, एकदम अकड़ के, है ना। तो अगर झुकना शब्द आ गया तो ये समझ लो कि माता से पिता की, यानी विरल से सघन की ओर गया है, तो कभी नहीं भूलेगा। दूसरा इसी के विपरीत है, विरल से सघन से विरल, मतलब पिता से माता की ओर आ रहा है, विरल सघन से विरल की ओर, तो उसकी गति बढ़ जाती है। मतलब पिता से माता की ओर आ रहा है तो गति उसकी बढ़ जाएगी, हीरो समझेगा, तो गति भी बढ़ जाएगी, और अभिलंब से दूर हट जाएगा। अभिलंब को समझ लो कि वो उसकी विनम्रता है, तो विनम्रता से दूर हो जाएगा, अनुशासन से दूर हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा। नहीं तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन डिस्प्लेसन होता है, सघन से विरल था, विरल की सघन था, तो कंफ्यूज ही रहोगे। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, कभी नहीं भूलना, मैंने भी ट्राई किया था, ठीक। अब दो एग्जाम्पल समझिए। अब नोट्स देखो। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का कारण क्या है? वो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण ही अपवर्तन होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तेज, सघन माध्यम में धीमे, तो वो इसी कारण होता है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है। अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो उस प्रकाश की किरण जो होती है उसकी चाल भी बदल जाएगी, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगी, तीव्रता भी बदल जाएगी, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखना, जिसकी आवृत्ति, प्रकाश की किरण की जो आवृत्ति है वही रहेगी, उसको नहीं बदलाव होगा, ठीक। अपवर्तन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, यही नियम ध्यान में रखना होता है, और इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं बस। इसके बाद आप अपवर्तन से कोई क्वेश्चन आपको भूलने वाला नहीं है। अपवर्तन के नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तो जैसे परावर्तन का था, ये अपवर्तन का था। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, कोई सतह है, यहाँ पर अभिलंब, आपतन बिंदु, अभिलंब,
परावर्तन बिंदु, तीनों और अपवर्तन बिंदु, तीनों सब चीज़ें एक ही बिंदु पर होंगे। इसका मेन पॉइंट जो है एक ही बिंदु पर होगा, है ना। तो ये चीज़ एकदम कंफर्म है। अब दूसरा नियम स्नेल का नियम कहलाता है। क्या है दूसरा नियम स्नेल का? तो दूसरे क्वेश्चन पूछेगा अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो स्नेल के नियम से जानते हैं। किसी निश्चित दो माध्यमों के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये इसका मतलब क्या है, आप कोई भी दो माध्यम ले लो, कोई भी दो माध्यम ले लो, उसमें आपतन कोण ये वाला कोण और अपवर्तन कोण ये वाला कोण का जो अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर रहेगा। मतलब एक नियतांक, एक फिक्स रहेगा, एक नियतांक रहेगा। कोई भी आप कांच जल ले लो, कांच पानी ले लो, हवा पानी ले लो, जमीन मतलब हवा जल ले लो, मतलब कुछ भी ले लो, दोनों का जो आपतन और अपवर्तन का साइन होगा, साइन आई बटे साइन आर, आई वो कोण का मान बताया है कि मानो साइन आई आपतन कोण है और साइन आर अपवर्तन कोण है, तो इनका मान एक नियतांक होता है, फिक्स होता है, बस ये इसका मतलब होता है। इस स्थिर अनुपात को दोनों के माध्यमों का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे जो नियतांक बनता है उसको माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, मतलब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। ठीक, अब जो है अपवर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्या बनते हैं अपवर्तन के नियम से कि वास्तविक मछली जो की गहराई जो है, अगर कोई मछली जो है पानी में है तो उसकी गहराई जो होती है वास्तविक गहराई से ऊपर प्रतीत होती है, ऐसा फील होता है। दूसरा, एक चम्मच पानी टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा, अगर कोई चम्मच जो है टेढ़ पानी में कोई चम्मच है वो हमेशा कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी। रात में तारों का टिमटिमाना, रात में तारों का जो टिमटिमाना है किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार में दिखना, और वास्तविक सूर्योदय के समय के 2 मिनट पहले सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखना, वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखना भी क्या कहलाता है, अपवर्तन का। तो इतने सारे जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, यही एग्जाम्पल उल्टा घुमा फिरा के पूछेगा। अपवर्तन के 2 नियम याद रखना है आपको, और जब अपवर्तन कब झुक जाती है कब दूर जाती है ये चीज़ें ध्यान रखना, और अपवर्तन क्या है। इसके बाद अपवर्तन का आप निश्चित हो जाइए, अपवर्तन में कोई चीज़ें इसके बाहर नहीं पूछी जाती। ठीक दोस्त, अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी में हम देख लेते हैं सर कि क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक दोस्त, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अभी हमने परावर्तन देखा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम पिता से माता, ये कंडीशन सिर्फ तभी लागू होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को। अब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाता है। कैसे, क्या कहना चाह रहा है, देखो ये देखो, ये क्या माध्यम है, सघन माध्यम। मान लो यहाँ पर सघन माध्यम है और ऊपर विरल माध्यम है। कंडीशन पहले अप्लाई की सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें जा रही, ये जा रही प्रकाश की किरणें, ये जा रही प्रकाश की किरणें, ये जा रही। अब प्रकाश की किरणें क्या हो, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इस कोण को आप बढ़ा दो, इस कोण θ1 जो कोण है इसको बढ़ा के आप ऐसे ऐसे कर दो, इतनी दूर कर दो, तो ये अपवर्तन और तिरछा ऐसे हो जाएगा ना। तो अब जो है देखो, ये आपतन कोण ये हो गया, अपवर्तन कोण ये हो गया, मतलब 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर ना। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जैसे ही ये अपवर्तन जो है उधर ना जाके इधर और लौटने लगेगा तो वापस उसी माध्यम में लौट आई, और उसी माध्यम में जब लौट आएगी तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये इधर झुकती जाएगी किरणें, ये किरणें इधर झुकती जाएगी, और इसी को झुकती है तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई, मतलब तो 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ, और क्रांतिक कोण से ज़्यादा हुआ मतलब उसका अपवर्तन होकर परावर्तन हो गया, और इसे वो कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ध्यान रखना, 2 शर्तें होगी इसके लिए, प्रकाश हमेशा सघन से विरल में जाएगा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाएगा, तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एग्जाम्पल। आपने देखा होगा हीरे के चमक, हीरे जो चमकता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। दूसरा कहता है रेगिस्तान में मृगमारीचिका, रेगिस्तान में मृगमारीचिका का एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा, वो भी प्रकाश के परावर्तन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में पैदा हुआ बुलबुले का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और प्रकाशित तंत्र के सिद्धांत पर काम करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नोट, ध्यान रखना, इंद्रधनुष का बनना ये केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण नहीं होता, इसमें वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सारी प्रक्रियाएं शामिल होती है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा
कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। इतना सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा हमको नहीं करना है, छोटे छोटे वीडियो में एकदम सारी चीज़ें को क्लियर करते हुए पढ़ना है दोस्त, है ना। तो आशा करता हूँ अब सारी चीज़ें आप क्लियर कर चुके होंगे। 2 चीज़ें, आपतन प्रकाश का अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन। अब अगले वीडियो में देखते हैं दोस्त। थैंक यू।